मेरा ख्याल है कि हीरा मंडी तो सबने देख ही ली होगी, और अगर नहीं भी देखी तो कम से कम बिब्बो जान का मजरा तो देख ही लिया होगा। सोन वॉक से बहुत मशहूर हुई है वो। और हीरा मंडी पर बनाई मेरी पिछली वीडियो, ये वाली जो कि सकलपन मकाने पर बनाई थी, उस पर मेरे उम्मीद से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो मैंने सोचा अब इस चीज़ पर एक और वीडियो बनानी चाहिए। और ये वीडियो तवायफों के ऊपर होने वाली है, किसी गाने के ऊपर नहीं। मेरा मानना है कि अगर बॉलीवुड कोई दुकान होती तो संजय लीला बंसाली उसके सुनार होते, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेट बनाना, इतने बड़े झूमर, झाड़ फनूस और असली गहने यूज करना है इस चीज में, ये सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। कई लोग इसके ऊपर बुराई भी कर रहे थे कि भाई असली हीरा मंडी के कोठे तो कुछ ऐसे दिखते थे, और जो फिल्म में दिखाए गए वो इस तरह के दिखने लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसका सीधा जवाब ये है कि देखो, फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। फिल्म चाहे जैसी भी हो, कितनी भी उसको हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की गई फिल्म में, लेकिन होगी तो लार्जर देन लाइफ ही। फिल्म इसी का नाम है। और उन्होंने जिस तरह दिखाया इतनी खूबसूरती से, जैसे लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि सच्ची में हीरा मंडी की औरतें उस तरह की लैंग्वेज बोलती थी, वैसी उर्दू बोलती थी कि वहां पर लोग तहजीब सीखने जाते थे, तमीज सीखने जाते थे। वही चीज नहीं होती जो आज हम कोठों की हमने इमेज बना रखी है। कहानी का असली दम इसके कंक्लूजन में है कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे जो तवाइफ हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ले रहे, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने लग रही है। और जो चीज़ कई बार हमें हिस्ट्री में नहीं भी पढ़ाई जाती, कि हमने तारीख की किताबें बहुत कम ही पढ़ा है कि कोई तवाइफ भी थी जिसने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, और इनके नाम तो कहीं भी दिखते नहीं है हमें। और एक अच्छी चीज़ ये बताई गई है इसमें कि कैसे ये दिखाया गया कि कितने अदब वाली, तमीज़ वाली औरतें होती थी, कितनी कल्चर्ड औरत होती थी, कि इन्हें उस वक्त अंग्रेजी बोलते हुए भी दिखाया गया कई कई जगह पर इस सीरीज में, कि वो हाई सोसाइटी की लैंग्वेजेस जाना करती थी, चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो। कि उस वक्त की एलिट जो है वो उर्दू बोला करती थी नॉर्मली, और अंग्रेजी भी बोला करती थी। जो अगर बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी जैसे नवाब वगैरह, वो लोग और इन दोनों जबानों का इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते थे। अब हीरा मंडी की कहानी जो है वो 1940 के लाहौर के ऊपर बेस्ड है, जब जंग आज़ादी पूरे अपने अरूज पर थी और साथ ही साथ दूसरी जंग अजीम भी जारी थी, वर्ल्ड वॉर 2। हमारी आज की वीडियो उससे 80 साल पहले, और लाहौर नहीं बल्कि लखनऊ और कानपुर के आसपास बेस्ड है। यूं तो आज़ादी हमें मिली थी 1947 में, लेकिन पहली जंग आज़ादी का बिगुल 1857 में बजा था, यानी उससे 90 साल पहले। और इसलिए आज की हमारी कहानी भी 1850s में ही बेस्ड होगी, और शहर भी लाहौर नहीं होगा, लखनऊ और कानपुर होंगे। लेकिन कहानी की हीरोइन जो होगी वो भी एक तवायफ होगी, लेकिन मलिका जान या बिब्बो जान नहीं, अजीजुन्निसा। अजीजुन्निसा की पैदाइश भी लखनऊ के कोठे की थी, और उन्हें बचपन से ही घुंघरूओं के ऊपर थिरकना, शायरी करना, गज़ल करना, ठुमरी वगैरह जैसे तमाम फ़न जो कि एक तवाइफ के वजूद का हिस्सा है, उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। ये शायद फ़न उनमें उनकी माँ से मुंतकिल हुआ था। अजीज़ुन शुरू से ही काफ़ी फ्रीडम लविंग और आज़ाद ख्याल औरत थी, और इसलिए उनके किसी भी बस में रहना पसंद नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं लखनऊ तो नवाबों का शहर है, और नवाब उस टाइम कितनी बीवियाँ रखा करते थे। कई लोग जैसे बोलते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह की 365 बीवियाँ थी, साल में हर एक के लिए एक दिन। इसी तरह से अजीजुन भी अगर चाहती तो फिर नवाब के हरम में शामिल होकर एक लेविश लाइफस्टाइल बिता सकती थी, लेकिन वो अपने फ्रीडम को बहुत वैल्यू करती थी। इसीलिए वो जल्दी से नवाबों से बचने के लिए लखनऊ से कानपुर शिफ्ट हो जाती है जवानी में अपनी, जब वो एक अपने कोठे का जिम्मेदारी संभाल लेती है, उसकी मलिका जान बन जाती है। कानपुर में आते ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाती हैं, क्योंकि वो शायद उस वक्त की अजीम तवायफ रही होगी, अजीम तरीन तवायफ रही होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त के लोगों में, शहर की अशराफिया में बहुत रिवाज था कोठों पे जाने का। ये बात आम समझी जाती है, बल्कि अच्छी समझी जाती थी कि अगर कोई बंदा कल्चर सीखने के लिए कोठे पर जाने लग रहा है तो वो वहाँ के अमीर तरीन लोगों के बीच मशहूर भी हो जाती है। अब ये कहानी 1850 के आसपास की है, यानी हम सब जानते हैं कि उस वक्त तक हम अच्छे से गुलाम बन चुके थे, और इसीलिए उनके कोठे पर अंग्रेजी फौज के कई आला अफसरान भी आते थे, और पुलिस भी आया करती थी, अंग्रेज पुलिस, और कई जो हिंदुस्तानी फौजी जो वहाँ पर थे फौज में, वो भी आया करते थे। क्योंकि अजीज उनके कोठे पर गोरे फौजियों का आना जाना बहुत लगा रहता था, इसीलिए उनको एक्सेस मिलता रहता था बार बार उनकी प्लानिंग्स का और उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का, कि वो आपस में बात करा करते थे इस बारे में, और अजीजन वो सुनते रहते थे। और कोई भी कोठे वाली पर शक नहीं कर सकता था, खास तौर पर कोई किसी कोठे वाली पर या फिर किसी औरत पर ही कोई क्यों शक करता कि क्या ये भी मर्दों की तरह ज़रा बख्तर पहनकर जंग के मैदान में उतर सकती है, ऐसा कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था। यूँ तो एक तवायफ के कोठे पर कई तरह के लोग आए जाया करते हैं, ज़्यादातर अमीर तरीन लोग ही आते थे उस वक्त, और ब्रिटिश अफसरान भी आते थे, कई हिंदुस्तानी भी आते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि
उनके कोठे पर शमसुद्दीन सवार नाम का एक शख्स आया करता था, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक कैवलरी मैन था। कैवलरी यानी हम समझ सकते हैं घुड़सवार को, इसीलिए इसके नाम के पीछे सवार लगा हुआ है। और इनके दरमियान एक मुआश का भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी था। ये काफ़ी आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी कहानी भी काफ़ी किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं होगी। आगे देखते क्या हुआ। अब हम अपनी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 1857 में, क्योंकि सबको लड़ाई देखनी पसंद है। करनी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता है, जब भी तो वॉर के ऊपर मूवीज बनती है। ये बात तो सबको पता होगी कि 1857 में जो सुअर और गाय की गोश्त वाली गोलियों की अफवाह थी, उसी ने इस मूवमेंट को फाइनल स्पार्क दिया था, जिसकी वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया, पंजाब और राजस्थान को छोड़कर सारा नॉर्थ इंडिया इस इनकलाब की जद में आ गया था। वो इस इनकलाब की आग में धधा करने लग रहा था। और गंगा जमुना दोआब वाला जो एरिया था, जो गंगा जमुना दोआब की बेल्ट है, यानी यूपी, बिहार, हरियाणा भी बोल सकते हैं, जमुना के पार है, और बंगाल, ये उसका सेंटर था इस रिवोल्ट का। एक कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से कानपुर जो है वो इनकलाबी एक्टिविटीज का मरकज भी रहा था, और इसीलिए दोनों तरफ के लोग अपनी शामें बिताने के लिए मजीद उनके कोठे पर आया करते थे, चाहे वो ब्रिटिश अफसरान हो या फिर उनके पिट्ठू हमारे कुछ लोग हों। और दूसरी जानिब जो शमसुद्दीन सवार जैसे लोग, जो यूं तो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इनकलाब से जुड़ गए थे। और जो तवायफ होती थी, उसके साथ रिश्ता ऐसा हुआ करता था कि लोग अपने ख्यालात शेयर किया करते थे, उससे दिल की बात कहा करते थे। तो इनके बीच मुआशका था, जैसे कि हमें पहले पता है। तो इसीलिए काफ़ी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी हुआ होगा। पता नहीं किसने किसको मोटिवेट किया होगा इनकलाब में जाने के लिए, क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि सिर्फ फौजी होंगे जिन्होंने पहले इनकलाब का ख्याल उनके दिमाग में आया और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया तवायफ को। लेकिन अंग्रेजों के रिकॉर्ड में हमें ये सब भी पढ़ने को मिलता है कि कई तवायफ भी होती थी जो उनको एनकरेज करती थी जंग में जाने के लिए, जब वो उससे पीछे हट रहे होते डर के मारे। और इसी तरह से अजीजुन भी इनकलाब से जुड़ गई, और इस तरह से वो एक जासूस बन जाती है इनकलाबियों की ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि वहां पर उनका एक्सेस मिलना ब्रिटिश का बहुत आसान था उनको। अब क्योंकि अंग्रेजों का भी वहां पर आना जाना होता था उनके कोठे पे, और कोई शक भी नहीं करता था एक तवायफ पे, तो फिर उनके जो जंग की तैयारियों से मुतल्लिक जो भी गुफ्तगू हुआ करती थी, वो सभी इसको सुना करती थी, और ये हर एक उनकी अहम जानकारी बगावत करने वाले इनकलाबियों को पहुंचाती थी। मिसाल के तौर पर अगर वो कभी बात कर रहे हैं कि बहुत असला इकट्ठा करने की, या फिर कुछ ना कुछ जखीरा इकट्ठा करने की, तो फिर उन्हें पता लग जाता है कि कहाँ पर कोई भी आर्मी की मूवमेंट होने वाली है। नहीं तो अगर वो अपनी प्लानिंग्स की बात कर रहे थे आपस में, तो भी वो सुना करती थी अजीजुन को, क्योंकि इन लोगों को शेर व शायरी सुनने तो आते नहीं थे, कौन से इनको उर्दू समझ में आती थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने, शमसुद्दीन सवार ने और अजीजुन ने, दोनों ने मिलकर कसम खाई थी नाना साहब के साथ कि किसी भी गोरे चेहरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भारत में। और ये जहां पर जो मर्द थे वो सीधी जंग में जुटे थे, वहीं ये स्पाई का काम करती थी। अक्सर जब ब्रिटिश के यहाँ पर महफिल हुआ करती थी, तो भी वहां पर अक्सर जाया करती थी। इनको कई बार बुलावा दिया गया इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, और इसीलिए ये वहां से अहम जानकारियां, मालूमात निकाल कर लाया थी बासानी। ऐसा कहा जाता है कि इस कंट्रीब्यूशन से भी अजीजुन काफी सेटिस्फाई नहीं थी, कि वो चाहती थी कि जैसे मर्द दू बदू जंग करते हैं मैदान जंग में, वैसे ही वो भी जंग लड़ना चाहती थी, घोड़े पर बैठकर, तलवार शमशीर हाथ में लेकर, बंदूक हाथ में लेकर अंग्रेजों का खुद सरकलम करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले वो एक स्पाई का काम कर रही थी, और हॉस्पिटल्स में इलाज दवा दारू भी किया करते जो इनकलाबी जख्मी हो जाया करते थे। यहाँ तक कि यूं भी कहा जाता है कि जब टेम्परेरली इनकलाबियों ने कब्जा किया कानपुर के ऊपर, कि बाद में तो अंग्रेज जीत ही गए थे, तब खुद वो फतेह का ऐलान करते हुए घोड़े पर जाते निकलते हुए, और हाथ में उनके शमशीर या फिर बंदूक हुआ होती है उस वक्त, और काफी आजाद तबीयत की औरत थी ये। तो फिर ये चाहती थी कि बंदूक से अंग्रेजों को मारे, और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने कईयों को मारा भी था। जो अंग्रेज थे ये काफी शक किया करते थे इन तवायफों पर, और इनको पता था ना कि ये इनकलाबियों से कुछ ना कुछ मेल जोल है, तो फिर इनके कोठे पर बार बार छापे लगाया करते थे। और इनको तभी से ही वहां से बुरी इमेज बननी शुरू होगी कोठों के बारे में, कि जहां पर पुलिस का आना जाना होगा वहां पर कोई शरीफ इंसान क्यों आएगा। और ये इनको बोलते हैं नॉच गर्ल्स, जो नाचने गाने वाली औरत। जो पहले ये नॉच गर्ल्स को, मतलब तवायफों को बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन जब से ये लफ्ज आया नॉच गर्ल, वो उनकी विक्टोरियन मोरालिटी में सूट नहीं करता था, कि नाचने गाने वाली औरत इंग्लैंड में कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती थी उनके क्रिश्चियन सोसाइटी में। तब से ही ये एक गलत लफ्ज बन गया, अंग्रेजी में भी और हिंदी में तो अलग अलग तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते ही हैं। ये जो अजीजुन की कहानी, ये काफी, जैसे मैंने पहले बताया था, कि बॉलीवुड की स्टोरी जैसी है,
कि जहाँ पर हम मोहब्बत की अधूरी कहानियों की बात किया करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शमसुद्दीन था उसकी भी मौत हो जाती है, शहादत हो जाती है अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त, कि बाद में अंग्रेज़ों ने रिटेलिएट किया था। और हमें सबको पता है कि 1958 आते आते ये जो इनकलाब था ये पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था नॉर्थ इंडिया से। उसके बाद EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ख़त्म हो गई थी और डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर आ गया था इंडिया। बगावत के ठंडे होने के बाद अजीज उनके साथ क्या हुआ इसका कोई हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते, कि जो ऐसी औरतें होती हैं, औरतों का तारीख बहुत कम लिखी जाती है। ज़्यादातर तारीख मर्दों की मिलेगी हमें, चाहे कोई बड़ा अजीम बादशाह रहा हो या फिर कोई भी ग्रेट थिंकर या फिर साइंटिस्ट रहा हो। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये भी जंग में शहीद हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इनको फांसी हुई थी और फांसी होते वक्त इन्होंने बोला था नाना साहेब की जय। कुछ लोग कहते हैं कि ये चली गई थी कानपुर से थोड़े वक्त के बाद, या फिर अंडरग्राउंड हो गई थी और फिर कुछ टाइम बाद वापस कानपुर आ जाती है। बट शी सर्टनली आउटलिव्ड हर बिलवेड। और इससे पता लगता है काफ़ी आज़ाद शख्सियत की औरत थी, कि मोहब्बत की तो वो अपनी मर्जी से की, और जंग लड़ी तो उसमें साइड भी चुनी वो भी कमज़ोर साइड, मतलब शी कुड हैव बीन ऑन द बेटर साइड ऑफ पावर, यानी ब्रिटिश का साथ दे सकती थी, पैसा भी ज़्यादा मिलता, लेकिन तब भी वो इनकलाबियों के साथ थी कि वो चाहती थी कि हिंदुस्तान को आज़ाद देखें। और उससे अभी बड़ी चीज़ ये है कि एक औरत होते हुए भी काफ़ी जंगजू टाइप की उनकी वो नेचर था, मतलब वॉरियर टाइप, वॉर लाइक नेचर था, कि वो खुद घोड़े पर बैठकर ज़राब अख्तर पहनकर वो जंग लड़ा करती थी हथियार हाथ में लेकर। कहाँ तो वो इतर और वो घुंघरू की थिरकन और ये सब ऐसी दुनिया में पली बड़ी थी, और कहाँ वो धूल मिट्टी भरे जो जंग के मैदान होते थे, खून से आलूद वहाँ पर लोग पड़े मरे होते थे, वहाँ पर वो डायरेक्टली मैदान जंग में जाया करती थी। तो ऐसी औरतें कमी हुई है। एक तो हमने झांसी की रानी के बारे में सुना ही है, लेकिन ऐसी औरतों के बारे में तारीख बहुत कम ही सुनने को मिलती है हमें। मैं तो कहूँगा कि इट्स द ग्रेटनेस ऑफ संजय लीला भंसाली की ऐसी भी कहानियां वो हमारे सामने लेकर आए, कि जब भी मैं इस पर वीडियो बनाने लग रहा हूँ नहीं तो कौन इसके बारे में सोचता। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।